गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो हम लोग को एक बात को प्रूफ कर देता है कि ये पार्टिकल नेचर, लाइट के पास में पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं मतलब हो सकता है वेव नेचर को लेकर के। वेव नेचर को लेकर के वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो कोई पूछेगा कि पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप बता देना कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल नेचर को मान करके। वहां पर वेव नेचर को लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है मेरे भाई, जिससे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ हो जाता है। और बाकी वेव नेचर को तो बता ही थे मेरे भाई, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया। ये सारे के सारे फिनोमेना है जो कि वेव नेचर को प्रूफ करते हैं। और लाइट का वेव नेचर आसानी से आप फील कर सकते हो, लेकिन जो पार्टिकल नेचर होता है उसको थोड़ा फील करना मुश्किल बातें हैं। ठीक है, हम आपको वो सारी चीजों के बारे में बता देंगे जो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। हम बोले थे लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सिंस क्या हुआ था कि सबसे पहले आपको ही पता है कि थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल आया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो फिर रदरफोर्ड कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। फिर रदरफोर्ड बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे मिस्टेक बोल सकते हो, या फिर कमी रह गया कॉन्सेप्ट्स पे, या पूरे तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जस्ट लाइक अभी हम बोले कि पार्टिकल नेचर को तुम फील करना चाहोगे तो इतना आसानी से फील नहीं कर सकते हो। तो उसी टाइप से ऐसा सोचो कि जो रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था उसको पूरे तरीके से लोग फील नहीं कर पा रहे थे, सारा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो उसको कुछ हद तक बोर्स आकर के क्लियर किए। बोर्स आकर के क्लियर किए, तो जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस पे, बट फिर भी हम बताएंगे। तो इनके पोस्टुलेट्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि रदरफोर्ड ऑलरेडी कह चुके थे। रदरफोर्ड बताए थे कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो तुम कहोगे तो ये तो रदरफोर्ड बोले थे। हाँ मेरे भाई, अब मान लो कोई चीज हम बोले और तुम भी बोलोगे, तो तुम क्या कहोगे कि सर भी बोले थे और हम भी ये बात बोल रहे हैं। उसी तरीके से बोर्स भी ये बात को बोले, यानी रिपीट किए इस बात को कि जो रदरफोर्ड बताए हैं वो बिल्कुल सही है। जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ एटम पे होता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, हम बोल करके लिखवा रहे हैं, आप लिखना उसको। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, positively charged nucleus is present at the center of atom. Positively charged nucleus is present at the center of atom. Positively charged nucleus is present at the center of atom. ठीक है, एक बात तो समझ आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब ये थोड़ा सा पहला वाला पॉइंट तो सेम था रदरफोर्ड वाले से, दूसरा वाला पॉइंट थोड़ा समझने लायक है मेरे भाई। इन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से रदरफोर्ड का जो मॉडल था या जो रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन था, उसमें एक चीज कमी रह गया था। वो क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बोर्स बोले कि मेरे भाई वो रिवॉल्व केवल ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रिवॉल्व कर जाएंगे, वो सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पे करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे करते हैं। क्या सच्चाई है वो आगे चल के पता चलेगा कि बोर्स सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, वो तो बात की बात है। लेकिन बोर्स क्या बोले उस बात को सुनो। जो रदरफोर्ड बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, मेरे भाई बोर्स इसी को थोड़े से अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिए। कुछ स्टेशनरी, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट पे करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कर जाएंगे। और मेरे भाई उन्होंने ये भी बात बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट पे और उसको अगर एनर्जी मिल जाएगा तो वो दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट पे चला जाएगा।
वो क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दिया जाए तो वो क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे भाई आपको खूब खाना पीना खिला पिला दिया जाए आपको, तो क्या होगा, आप पता चला कि आप नीचे से ऊपर चढ़ने लग जाओगे, एक्सरसाइज करने लग जाओगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हम बोलेंगे सीढ़ी में चढ़ना है और तुम्हें बिना खाना पीना खिलाए बोल दिए चढ़ने के लिए, तो तुम तैयार नहीं होगे। लेकिन अगर तुमको खूब खिला दिया और तुमको बोले तो तुम रेडी हो जाओगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो था, जैसे ही उसको एनर्जी अगर मिलेगा तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, और मेरे में वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स वाले में जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। ये बात बोर्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। बोर्स बता रहे हैं कि वो सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर उसका एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वहां पर जो उसका एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लिखो एक लाइन सेकंड नंबर पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन्स electrons present around the nucleus, electrons present around the nucleus revolves in certain stationary orbits या certain specific orbits, लिखो in certain specific orbits called stationary orbits, called stationary orbits, called stationary orbits। हाँ, उसके नीचे पे एक डायग्राम बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। इन्होंने क्या कहा है उस बात को फिर से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर उसको हम एनर्जी दे देंगे तो वो हो सकता है कि हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, लोअर एनर्जी से। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा तो हो सकता है मेरे भाई कि ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कुछ एनर्जी लेगा। किस फॉर्म में लेगा ये आगे आगे हम लोग जानेंगे। और अगर उससे एनर्जी घटा लिया जाए, अगर उसका एनर्जी को कम कर लिया जाए, तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में भी आ सकता है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में भी आ सकता है। और मेरे भाई ये इस तरीके से उस टाइम में रेडिएशन को एमिट करेगा। जब हम लोग लोअर से हायर में भेजेंगे तो एनर्जी लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा, लेकिन वो सब कौन से ऑर्बिट्स पे आएंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे आएंगे। ऐसा नहीं कहीं भी घूमने लग जाएगा, नहीं मेरे भाई, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स पर घूमेगा, और वो ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी फिक्स नहीं होता है, ये बात समझ लेना। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी फिक्स नहीं होता है, एनर्जी ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले ऑर्बिट के बराबर में एनर्जी दे दिया जाए तो वो ऊपर चला जाएगा, और फिर वो वापस भी आ सकता है। तो वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर उस शेल्स के बराबर हो जाता है, ऑर्बिट्स के बराबर हो जाता है, तो वो उस ऑर्बिट पर, उस पार्टिकुलर ऑर्बिट पे चला जाता है। तो मेरे भाई ये सब कैसे एब्जॉर्ब करेगा वो सब आगे बताएंगे हम। रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, और ये रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में ये एमिट भी करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको एरो दिखला दिए हैं, शेल नंबर लिख दो चाहो तो n=1 n=2, ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे ताकि आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। अब हम आगे चल के यहाँ पे बात करेंगे कि मेरे भाई की जो एनर्जी एमिट हुआ वो कितना हुआ होगा, जो एनर्जी एमिट हुआ होगा, चेंज यानी एनर्जी गैप कितना है दो शेल्स के बीच का, वो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी एमिट होगा। क्योंकि कभी भी दूरी बढ़ता है मेरे भाई, हाइट इंक्रीज करता है, हाइट न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और दूरी कम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, हम क्या लिखे, जो पॉजिटिव टर्म में बात कर रहे हैं, दरअसल ये रिलीज्ड एनर्जी होगी। हम कितना रिलीज होगा, मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं, E2 माइनस E1 के बराबर रिलीज होगी। और मेरे भाई ये सब दरअसल आगे चल के हम बताएंगे, ये सब जो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो hc बाई लैम्डा के बराबर होगा, या h न्यू के बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फॉर्म में लिखो। h और c का वैल्यू मालूम होगा, लैम्डा का वैल्यू मालूम कर लेंगे।
जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला रेडिएशन एमिट हुआ है। और आगे चल के बताएंगे मेरे भाई, ये जो लैम्डा होता है, ये जो एमिट होगा रेडिएशंस, इसका वेवलेंथ जो है मेरे भाई, ये कलर्स होगा। कलर्स हो सकता है ये व्हाइट कलर हो सकता है विबग्योर का कलर विजिबल रीजन पे हो सकता है इंफ्रारेड पे लाई करे, हो सकता है यूवी रेडिएशंस में। तो सवाल है कि ये सब हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते और ये सारी चीजें हमें व्हाइट लगती है। तुम सन को देखो कभी, सन को मॉर्निंग के टाइम पे तुम सन को देखोगे तो रेड ऑरेंज टाइप का दिखाई देगा, रेडिश ऑरेंज टाइप का दिखाई देता है। किसी टाइम में सन को देखो मेरे भाई तो येलोइश दिखाई देता है। तो सन का भी जो रेडिएशन होता है अलग अलग टाइप से आते हैं। कभी सन को देखो ऊपर से तुम देख नहीं पाओगे, उस टाइम में व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। तो दरअसल जब व्हाइट दिखाई देता है ना, तो हम लोग का आई के पास में उतना टेंडेंसी नहीं है कि उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि उस टाइम में हाई को देख लेते हो, तुम्हें दिखाई देती है। एक बार हमें कंफर्म करो तो ऑडियो जा रही है कि नहीं जा रही है जो हम बातें बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर थोड़ा अभी नेट पॉज हो गया था, बीच में पॉज हो गया था, अभी फिर जा रही है ना। चलो टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, अपने को चिल रहने का। कहाँ पे कट गया ना, कोई ऐसा बात जो कि इंपॉर्टेंट बोल रहे हो और कट गया हो? सन की बात कर रहे थे आप। हाँ सन वाला बात बोल रहे थे। तो जब सन के बारे में बता रहे थे मेरे में कि जब ऑरेंज या रेडिश दिखाई देता है या येलोइश दिखाई देता है, तो हम लोग क्लियरली उस सन को सामने से आंखों से देख लेते हैं। देखने का तुम थोड़ा देर तक भी उसको देख सकते हो, निहार सकते हो। लेकिन सोचो कि जब बीच टाइम में किसी टाइम में जाओ तो उस टाइम में तुम्हें एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का सन दिखाई देगा, तुम्हारा आंख देखने लायक उस टाइम में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहे हो जो कि व्हाइट कलर के नजर आते हैं। यही मॉर्निंग के टाइम में तुमको दिखाई देता है ऑरेंज टाइप का। तो मेरे भाई वो वेवलेंथ्स होते हैं, तो वो अलग कलर है। व्हाइट कहने का मतलब उस टाइम में ज्यादा जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं, ये सारे रेडिएशंस आ रहे होते हैं। तो ये वेवलेंथ जो होगा मेरे भाई, इसकी वजह से ये कलर्स तुम्हें प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा तो या तो व्हाइट दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देने का मतलब कि अदर देन विजिबल रीजन पे काम हो रहा है, यानी जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वो अदर देन विजिबल रीजन है। और अगर कलरफुल दिखलाई दे विबग्योर वाले में तो तुम समझ जाना वहां पर विजिबल रीजन पे है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बात और हम बताना चाहिए मेरे भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का एनर्जी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एनर्जी फिक्स्ड होता है। इसीलिए इन लोग को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। कुछ बुक्स पे इसको एनर्जी लेवल्स के नाम से भी लिखी जाती है। तो आई होप लाइन समझ में आ गया होगा। यानी बोर्स एक बात बता दिए जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड थ्योरी में क्या आया था कि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, जो कि प्रूफ हो गया कि नहीं, वो गड़बड़ बात थी मेरे भाई। अब कुछ सही बात जाने कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता है। अब मेरे भाई तीसरा बात बोर्स क्या बताए हम लोग को कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स पर, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जब स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे ये रिवॉल्व करेगा तो दो चीजों के बारे में इन्होंने बताया मेरे भाई। एक क्या बताए जो हम लोग को रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुके थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बैलेंस करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात थी, तो गड़बड़ था भी नहीं। और दूसरा बात इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का इंटीग्रल, शायद तुमको नहीं समझ में आएगा तो हम बताना चाहेंगे, पेज है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्या रहा है? ज्यादा कट रहा है क्या? नहीं तो हमको तो यहाँ पे नेटवर्क देखने में सही लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। हो सकता है बीच में कटा होगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में, फिर से रिपीट कर दे रहे बात को, एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्वांटाइज्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे तुम लोग बोलते हो चार्ज इज एनी क्यू इज मल्टीपल ऑफ ई, हमेशा ई के मल्टीपल। विलिकन्स का साबित हुआ था कि हमेशा
कभी 2e, कभी सर 3e। कट रहा है आवाज। कट रही है? यस सर कट रहा है। अच्छा, एक सेकंड हम रिफ्रेश कर लेते हैं, टेंशन मत लो मेरे भाई। एक सेकंड हम रिफ्रेश कर लेते हैं, टेंशन बिल्कुल। तो आप बता देना कि जिस टाइम में नेटवर्क इशू आएगा हम फिर से वो वापस चीजों को रिपीट कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यही बात आपको बता रहे थे, जब स्टेशनरी ऑर्बिट पे वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जिस तरीके से मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आप रीड किए थे, मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था मेरे भाई, कि हमेशा जो चार्ज निकल करके आ रहा था उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, वो कभी ई आता था, कभी 2e आता था, कभी 3e आता था। तो वहीं से तो सबसे छोटा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में आइडिया लगा था। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरे भाई? mv into r होता है, इक्वल टू किसके इंटीग्रल मल्टीपल बताए थे मेरे भाई? h/2 के, h/2 के। तो बुक्स में लिखा रहता है कि बोर्स का जो पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यहां पर n का वैल्यू जो होगा, यहां पर जो n का वैल्यू होगा, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 इस तरीके से हो सकता है, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया? जो वॉइस में दिक्कत आ रही थी अब क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार, पेज को यस हम सर पलट क्लियर है। लेते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर शेल नंबर 1 हुआ, अगर शेल नंबर 1 हुआ तो क्या होगा? mvr इक्वल टू h/2 होगा। अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो mvr इक्वल टू 2 इंटू h/2। तो दो शेल्स के बीच का गैपिंग कितना है मेरे भाई? एंगुलर मोमेंटम का h/2। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो mvr इक्वल टू 3h/2, यानी दो शेल्स के बीच का जो एंगुलर मोमेंटम का भी गैप है वो कितना है? h/2। तो कोई पूछेगा कि दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो दो सक्सेसिव, तो लिख सकते हैं यहां पे एक लाइन, बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स, दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में, ऑर्बिट के बीच में ऑर्बिट्स, angular momentum is constant and equal to h/2। बहुत लैग कर रहा है। लैग कर रहा है? सर ठीक है सर, बीच में थोड़ा हो रहा है लेकिन क्लियर ही है। रूम चेंज कर ले क्या? तो कर ही लीजिए। कर ही ले सर एक अच्छा, बार तो अगर रबर हुआ तो एक बार देख ले। और क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा ना 5-7 मिनट तक होगा, बताते हैं क्यों, क्योंकि अभी 3:30 बजे से ना क्लासेस और भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब कोई अभी बिजी है, सबको स्टूडेंट्स कनेक्शन होंगे, तो वहां पे इश्यू आ रहा है, इसीलिए तो अभी 5-7 मिनट तक इश्यू आएगा, फिर ये रिजॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए आप पेशेंस रखें मेरे भाई, वो ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी चीज नहीं पढ़ा रहे, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी मेरे भाई। फिर से वैसे हम रिपीट कर रहे हैं, बस 5 मिनट का है, 3:35 के बाद ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा वापस से। माइनर बफर हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, माइनर ही होगा, बीच बीच में होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स लोग कनेक्ट करेंगे तुरंत दूसरे बैचेस पे, स्टार्ट हो रहा है क्लास 3:30 बजे से, तो इसीलिए भी थोड़ा सा बीच बीच में होगा ऐसा इशू। तो माय डियर स्टूडेंट, n इक्वल टू 1 में mvr h/2, ऑब्वियस सी बात है, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2h/2 तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में एंगुलर मोमेंटम का भी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड। आगे चल के बताइए, एनर्जी भी दो सेल्स के बीच में फिक्स्ड होगा ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, हर दो सेल्स के बीच का अलग अलग कांस्टेंट होगा, E2 - E1 का एक वैल्यू होगा, E3 - E2 का होगा, यहाँ पे हर केस में h/2, वहां पे हर केस में h/2 नहीं होगा, या कोई एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा, अलग अलग होगा, जो कि हमेशा वो फिक्स्ड ही होगा दूसरे के लिए। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्या होता है। अब यहीं पे बात करेंगे मेरे भाई, जो थर्ड पॉइंट है,
इसी का सॉरी सेकंड का ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, तो सेकंड पॉइंट यानी सेकंड थर्ड पॉइंट का चल रहा है ना, हाँ थर्ड का ये 1 हुआ, ये थर्ड का 2 होगा मेरे में, ये थर्ड का 2 होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम उतना लिखवाएंगे नहीं कि बोल्स बताए थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यानी कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, mv²/r इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग को रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुके थे, जो कि रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुके थे। एक बात हम बता देते हैं मेरे में कि बोर्स एक गलती कर रहे थे, इनको गलती बाद में पता चला, क्या हुआ नहीं पता हमें, लेकिन हम आपको बता देते हैं जो न्यूक्लियस था, और इन्होंने जब भी यहाँ पर फोर्स कंसीडर कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी कंसीडर करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लेते हुए कंसीडर कर रहे थे। ये इनका एक बड़ा लिमिटेशन में हम लोग लिखेंगे कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, यानी कि मेरे भाई ये न्यूक्लियस बदलते थे, तो न्यूक्लियस बदलेंगे तो प्रोटॉन्स का नंबर वेरी करेगा, तो प्रोटॉन्स z प्रोटॉन्स तो z इनटू e, और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में होता था वो एक ही हमेशा सोच लेते थे। तो यानी कि इनका एक बड़ा मेजर मिस्टेक है मेरे भाई, इनका डेरिवेशन में सारा, कि यहाँ पे एक बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। तो जेड ई इंटू ई, चार्ज कितना हो जाएगा, Ze²/r²। मेरे भाई यहां पर ये पुट कर देंगे, मेरे पास में दो इक्वेशन बन गया है, एक mvr इक्वल टू nh/2 और एक mv²r इक्वल टू kze²r, जिसमें z नोन होगा, अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग होगा मेरे भाई, ये तो पता है, ऑब्वियस सी बात है। मास, सवाल है कि ये मास किसका होगा, तो मेरे में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे, जिसका मास हमें नोन होता है। हाँ, वेलोसिटी और रेडियस अननोन था यहाँ पर, तो मेरे में दो इक्वेशन बन गया, एक दूसरा इक्वेशन मेरे में, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन mvr इक्वल टू nh/2 ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से वेलोसिटी और रेडियस का वैल्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे में, तो फटाफट हमें दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें वेलोसिटी का वैल्यू बताओ और रेडियस का वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ से। ये एक आर कट जाएगा, या तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू लेकर के यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि रेडियस निकालना यहाँ पे आसान था, यहाँ पे निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो मेरे भाई। आर का वैल्यू 2 को लेकर के यहाँ पे पुट कर दो, या यहाँ से आर लेकर के इसमें पुट कर दो, जिस तरीके से तुम लोग लीनियर इक्वेशन करते थे बचपन में, बहुत तरह से प्रूफ किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से निकालो मेरे भाई, क्योंकि ये सब डेरिवेशंस आपको याद नहीं करना है, क्या वैल्यू आएगा, आपको फाइनली एग्जाम में आएगा तो डिराइव कर लीजिएगा तुरंत, 2 मिनट का काम है। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, nh/2 इंटू mv आ जाएगा, r का वैल्यू, तो दूसरे वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में ले जाकर के प्रूफ करो, mv² इक्वल टू kze² r, r की जगह पे क्या लिखेंगे, nh इंटू 2 mv आएगा r की जगह पे मेरे भाई। तो यहां से m m कैंसल आउट हो जाएगा, एक v कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे फाइनली v का वैल्यू आ जाएगा 2 k ze² nh। वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा मेरे भाई, 2 k ze² nh। ये आया, जिसका जिसका आया मैच किया वो आंसर लिखे मेरे भाई कि मेरा मैच कर गया। एग्जाम में सबको याद नहीं करना है, ये दो इक्वेशन आपको नोन रहेगा, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस में वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दो मेरे में ले जाकर के, या जैसे भी करना है, मेरे हिसाब से तो आसान होगा, सॉल्व कर लो इक्वेशन को। आर को इस बार आर को नेग्लेक्ट मत करना, तो जो रेडियस का वैल्यू आएगा, चलो निकाल लेते हैं इसी में पुट करके, वेलोसिटी इक्वल टू 2 k ze² बाई nh। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से ला करके, तो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा nh/2 m
2 पाई इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा एम आर इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा मेरे भाई। तो आर का वैल्यू उधर ले जाएंगे तो आर उधर हो जाएगा, यहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 4 पाई स्क्वायर, और यहां से के जेड ई स्क्वायर एम हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, ये दो इक्वेशन से आपको कैसे भी करके निकालना होता है। ये वैल्यूज को निकाल लिए, फिर अगर यहाँ पे ये 2 पाई तो नोन है, k का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। z जो भी z होगा अलग अलग एटम के लिए z रहने देंगे, n शेल नंबर होगा, h नोन है, k का वैल्यू नोन है। तो यहां से वेलोसिटी जब तुम निकालोगे मेरे भाई तो फॉर्मूला में कुछ आएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन आएगा। और जब रेडियस निकालोगे तो 0.53 एन, एन शेल अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा, और जेड अगर एटम अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा। मेरे भाई ये दो फॉर्मूला आप याद कर लेना है। ये जो हम रेड से हम लगा दे रहे हैं इसको याद रहे तुम्हें, और ये जब एग्जाम आएगा तो डिराइव कर लेना, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये लाइंस जो तुम्हें लिखे वो सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज रखने पर डेटा मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम कुछ बात बताना चाहेंगे मेरे भाई कि अगर R1 निकालो तो R1 का वैल्यू, हाँ तुमको अगर कौन से एटम के लिए निकालना चाहते हो तो मेरे भाई फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू फिक्स हो गया, Z का वैल्यू फिक्स हो गया। अब शेल नंबर 1 R1 बोल रहे हो उसको, शेल नंबर 1 का रेडियस कितना आ जाएगा 0.53, शेल नंबर 2 का रेडियस कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 4 आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा। अगर हम R3 पूछे तो 0.53 इंटू 9 आ जाएगा। तो अगर हम तुमसे पूछे दो शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये शेल 1 ये शेल 2, तो ये शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है मेरे, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो कोई बताएगा हमें, इंक्रीज कर रहा है, 4 माइनस 1 होगा, यहाँ पे 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि तुम्हें दिखाई देगा कि R3 माइनस R2 जो है वो बड़ा है R2 माइनस। का मतलब जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, दो शेल्स के बीच का जो गैपिंग है, रेडियस जो है वो क्या हो रहा है मेरे भाई, इंक्रीज कर रहा है। सबको दिख गया, डेटा के हिसाब से यही चीज आपको दिखाई देगा मेरे भाई। ठीक है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गया हो। कभी भी पूछा जाए कि रेडियस जो दो शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज का डिक्रीज करता है, तो मेरे भाई ये रेडियस वाले से आप दिखला देंगे कि वहां पर क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करते चला जाएगा। तो अब ये लाइंस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला है दो जिससे क्वेश्चंस में बनाने में यूज होगा, और हम आपको फिर से बता दें कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को पहले ही स्टार लगा दीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, अब एक दो कर्व आपको हम बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट, जो कि वेलोसिटी वर्सेस जेड बनाना है। वेलोसिटी वर्सेस जेड, एन कांस्टेंट होगा। जब जेड के वर्सेस बनाएंगे तो आप अपना मन से एन को कांस्टेंट ले लेंगे, यानी दूसरा वाला पैरामीटर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा वेलोसिटी वर्सेस एन बना लो, जेड को कांस्टेंट लेते हुए मेरे भाई। उसी तरीके से रेडियस वर्सेस जेड बनाओ और रेडियस वर्सेस एन बनाओ। ये चार कर्व जल्दी से बना लो, जिसका हो जाएगा वो चैट पे जवाब देगा मेरा बन गया। बोर्स का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर देंगे लोग का। बन गया।
जुबैक का बन गया, और किसी का? तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एन आया है, z बाई एन आया है। श्रुति का बन गया, ऋषिकेश का बन गया। तो अभी आपको n को कांस्टेंट रखना है, तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन आया होगा। तो जिसका सारा सही होगा वो बताएगा हमें फाइनली कि सारा सही हुआ। मेरे में वेलोसिटी वर्सेस n बनाएंगे तो y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये कर्व आपका ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। जो y एक्सिस पे है उसको y लिख देना है, जैसे हम v को क्या लिख दिए, y लिख दिए, ठीक है। और मेरे भाई n को क्या लिख दिए, x एक्सिस पे था तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। हाँ, स्वीटी का भी बन गया, अंकित का भी बन गया, शोभित का भी बन गया, वेरी गुड। तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये r जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n लाया, तो यहाँ पे n को कांस्टेंट रखना है, तो r इंटू जेड यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू वाला कर्व में जाएगा। तो ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। और r वर्सेस n, तो ये y इक्वल टू ये हाइपर सॉरी पैराबोलिक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है मेरे में, ठीक है। पैराबोलिक कर्व होगा, है ना। तो जिसका सारा सही होगा एक बार बताओ। सारा सही है, श्रुति का वेरी गुड, अंकित का भी सारा सही है, वेरी गुड, जुबैक का भी सारा सही है, वेरी गुड। सबको अच्छा लगा मेरे, आप लोग बना लिए, वेरी गुड। चलो, ये सब बातें थी जो कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई। आपको लग रहा होगा कि रेडियस या वेलोसिटी से ही क्वेश्चन मेरा आएगा, नहीं, अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंजिंग करता है मेरे भाई। तो क्या पूछ लेगा आपसे, एंगुलर वेलोसिटी। और कभी भी ये सब जनरली पूछेगा ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सब जनरली आपको पूछेगा रेशियोज में पूछेगा आपको। अगर नहीं भी पूछा तब भी बना लेंगे हम लोग। ओमेगा निकालना है मेरे भाई, तो वो ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो मेरे में जैसा हमको याद है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता था, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता था। तो v नोन है आपको और r भी नोन है, तो क्या ओमेगा नहीं निकाल लेंगे? तो तुमको अरे तो आसान हलवा चीज हो गया सर। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल निकालेगा, कांस्टेंट वाला वैल्यू भी निकालना होगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू नोन है 2.18 इंटू 10 का पावर z बाई n। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, ये यूनिट्स आपको हम बता देते हैं मेरे में, इंपॉर्टेंट है। ये मीटर्स पर सेकंड में आएगा, आप लोग लिख लेना। ये वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में आएगा और ये रेडियस एंगस्ट्रॉम में आएगा। रेडियस जो है वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, कर लेना वहां पे, ठीक है। तो ओमेगा, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, z बाई एन के, और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के। तो ये z स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ये सब याद नहीं करना है मेरे, ऐसा नहीं कि याद करने लगे, नहीं, आपको वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन याद है तो अपने आप लिखा जाएगा z स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा ये। अगर रेशियो मिलेगा तो कांस्टेंट तो कट ही जाएगा, और नहीं भी अगर रेशियो पूछे तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, रेडियस का फॉर्मूला मालूम है। तो एक चीज आपको मालूम चल गया मेरे भाई। तो ये एक नंबरिंग कर ले क्या, हाँ, इसको नंबरिंग कर देते हैं मेरे में, 1, अच्छा लगेगा तुम्हें, इसको नंबरिंग कर दो 2 रेडियस वाले को, ठीक है, 1 2। ये तीसरा हम लोग को डिराइव हुआ, तीसरा हम लोग का ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक है। इस पेज को हम हटा देते हैं। फोर्थ नंबर बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। फोर्थ नंबर, अभी तुमसे और भी चीज पूछा जाएगा, लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो तुम कहोगे टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो मेरे में कोई भी चीज सर्कल में घूमेगा तो आप लोगों को एक फॉर्मूला तो पता होगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस, एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा। और इस स्पीड क्या हो गया मेरे भाई, उसका वेलोसिटी। तो मेरे भाई ऐसे करके निकाल लेना। या फिर अगर हम पूछेंगे प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो ये हो गया एन स्क्वायर बाई जेड और जेड बाई एन हो गया, एन स्क्वायर बाई जेड और जेड बाई एन। तो ये एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया।
तो ऐसे निकाल लेना मेरे में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से लगा लेना आराम से। सर्कल का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर वी, इसी को यूज कर, याद नहीं करना, हम सिर्फ जनरलाइज करके तुमको दिखला दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे भाई, 1 बाई टाइम पीरियड होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए भी थे। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड अगर नोन है मेरे भाई, तो फ्रीक्वेंसी भी तुम आसानी से निकाल लोगे। तो ये फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा मेरे भाई। तुमको अगर फोर्स पूछ ले तो सर्कुलर मोशन में फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है सर्कुलर मोशन में फोर्स। तो मेरे भाई वेलोसिटी भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, एकदम हटा सकते हो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, एकदम हटाइए, वो वैल्यूज आएगा ना, 2 पाई इनटू रेडियस का कांस्टेंट जो था, वेलोसिटी का कांस्टेंट था, फिर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियस का एंगस्ट्रॉम में लिख रहे हैं, वेलोसिटी का देखो, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, यूनिट्स का, इसीलिए हम प्रोपोर्शनल में लिख रहे हैं। जनरली क्वेश्चंस भी रेशियो में आएंगे, तो रेशियो में आएंगे तो कांस्टेंट अपने आप कट जाएगा, टाइम बाई टाइम का कांस्टेंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो कैसे अप्रोच लेना, ये केवल हम बता रहे हैं आप। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, और ये एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये जेड क्यूब बन जाएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर एन, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड, तो जेड क्यूब बाई एन का पावर 4 हो जाएगा, एन का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप लाइन समझ में आ गया होगा मेरे भाई, किस तरीके से सोचना है। हम केवल सोचने के लिए बताए, आपको याद करने नहीं बोले, ये सारा फॉर्मूला याद करने हम एक बार भी आपको नहीं बोले हैं। ठीक है, ये लिख लो, टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, इसको चाहो तो लिख लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये लिख लो फोर्स है मेरे भाई। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देना चाहेंगे तुम्हें, कैसे सोचना है, तो ऐसा ही सोचिएगा। ठीक है, चलो दे रहे हैं। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना जरा सा। अच्छा ये बताओ, ये जो समझाया तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो जल्दी यस देखो। सर, हो गया हो गया। ठीक है, किसी को कहीं पे डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। हम ऐसा मान के चल रहे कि ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बोल रहे हैं। ये H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, क्योंकि हम बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए निकालना है मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे रेडियस में आपको n इक्वल टू 1 शेल नंबर 1 का रेशियो अपॉन बेरिलियम का n इक्वल टू 2 का बताना है। जिसका आंसर आ जाएगा वो चैट पे लिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन आप वेलोसिटी में ले लो, वेलोसिटी ऑफ लिथियम रेशियो बताना है, और रेशियो में हमेशा कांस्टेंट वाला वैल्यू कट जाता है। ठीक है, कांस्टेंट वाला वैल्यू कट जाता है। लिथियम 2 प्लस डिवाइडेड बाय हीलियम प्लस का वेलोसिटी का रेशियो है, n इक्वल टू 2 अपॉन n इक्वल टू 3 में निकालना है। पहले निकालो ये दोनों, फिर हम और क्वेश्चंस तुम्हें देंगे। ऐसा करते इधर भी साइड पे भी दे सकते हैं मेरे, साइड पे कुछ क्वेश्चंस और। ठीक है मेरे भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं लिथियम 2 प्लस अपॉन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 में बताना है। बहुत आसान है मेरे भाई, ये सब आप लोग सबको जवाब दे सकते हैं। और फोर्थ नंबर है हीलियम प्लस, 4 क्वेश्चन है, बाई बेरिलियम 3 प्लस है, शेल नंबर 2 से 3। पहला वाले को छोड़ करके बाकी सब में 2 और 3 है शेल नंबर। तो रेशियोज बताओ मेरे भाई। जो बैक का फर्स्ट का जवाब आ गया, जो कि सही लग रहा है हमें। बाकी भी बताओ। रेशियो, रेशियो में हमेशा कांस्टेंट वाला टर्म कट जाएगा।
थर्ड वाला में ना थोड़ा चेंज कर लो, शायद अभी कोई बनाया नहीं है। 3/2 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो, मेरे में 3 और 2 कर लो। शेल नंबर थोड़ा पलट दिए थर्ड वाले क्वेश्चन में। थ्री और 2 कर लो। हाँ, जुबैक का सेकंड वाला बिल्कुल सही है भाई। आप लोग CDPS बनाना आज के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। जुबैक का सेकंड पार्ट का भी बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हो गया क्या? जवाब दो, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ सही है, जुबैक का आंसर सही है। बाकी लोग बताओ कि क्या हुआ, नहीं बन पा रहा है क्या? या हिंट चाहिए कुछ भी, तब तो समझ पाएंगे हम क्या क्यों नहीं आ रहा आंसर आप लोग का। सर पहला वाला को 4:1 है। 4:1 आ रहा है। चलो देखो, हाइड्रोजन का रेडियस का फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। तो n स्क्वायर जेड के प्रोपोर्शनल होगा, तो कांस्टेंट वाला टर्म तो कटेगा, तो 1/1 होगा, 1/1 और डिवाइड बाई बेरिलियम नंबर पे कितना आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो कांस्टेंट वाला तो कम कट गया, n स्क्वायर बाई जेड, तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई जेड 4, तो ये 1:1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी सब अब बाकी सारा आंसर आए। चलो वेलोसिटी का मेरे भाई, तो z/n होता है, तो बाकी कांस्टेंट वाला टर्म तो कटना है, तो z/n, तो z लिथियम का कितना हो गया? 3/n2 हो गया, डिवाइडेड बाई हीलियम का z2 हो गया, और n कितना लिखा हुआ है? 3, z/n, तो ये 9/4 आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा। टाइरेड में इसी तरीके से n कांस्टेंट वाला टर्म ऊपर नीचे दोनों के लिए सेम होगा, कट जाएगा, तो यहां पर भी जब पुट करेगा मेरे भाई, तो 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाई लिथियम का 3 या 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का n क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और 2 का क्यूब हो गया z1 हो गया, तो ये 9 3 या 27, 3:8 आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का निकालना है मेरे में, तो फ्रीक्वेंसी में z² n³ होगा, तो सिमिलरली पुट करना आराम से, z² n³ ये आ जाएगा 27:32 आएगा। एक बार चैट पे जवाब दो, कितने लोगों को ये सारी बातें समझ आ गया मेरे भाई? कितना लोगों को ये समझ आ गया? सब फर्स्ट एक बार और बताइएगा ना, फर्स्ट में कंफ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट वाला एक बार और बताइए। ठीक है, बाकी सारा क्लियर है? जुबैक को तो सब बना ही लिया था, वो शौबित क्लियर है, श्रुति को क्लियर हो गया, ऋषिकेश को क्लियर हो गया, अंकित को एक फर्स्ट वाले पे डाउट। चलो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखो फिर से, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखो माय डियर स्टूडेंट। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाई रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+,
n इक्वल टू 1 अपॉन n इक्वल टू 2। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.53 n स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई हाइड्रोजन का Z1 हो गया, डिवाइडेड बाई बेरिलियम का 0.53 n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 4 और 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया तो यहाँ 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अंकित कुछ बोल रहा है क्या? नो से बोले, समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n equal to 2 of hydrogen atom. The lifetime of an electron present in n equal to 2 of hydrogen atom is 10 का पावर -8 सेकेंड। मतलब जो सेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर सकता है, कितना देर के लिए कर सकता है? 10 का पावर -8 सेकेंड के लिए। Calculate the number of revolutions it would make before it goes to n equal to 1। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? n इक्वल टू 2 में रिवॉल्व करने का इसके पास में टेंडेंसी है 10 का पावर -8 सेकेंड तक। कैलकुलेट करना है कितना रिवॉल्यूशन बना लेगा वो उतना देर में। ठीक है, आराम बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट लाइक जो बच्चा लोग बनाता है ना 1-2 का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं मेरे भाई। एकदम आराम से बन सकता है, बस पेशेंटली बनाना और सही बनाना। हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक तुम लोग बनाओ इस क्वेश्चन को।
जुबैक का सही लग रहा है आंसर, अप्रोक्सीमेटली सही ही है मेरे भाई। ठीक है, वेरी गुड। जुबैक फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा फॉर्म में रहता है, वही ऑर्गेनिक में एकदम कहाँ चला जाता है पता भी नहीं। हाँ सही, ऋषिकेश का भी वेरी गुड ऋषिकेश। सर हमको ऑर्गेनिक इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप ध्यान ही नहीं दिए होंगे, नहीं तो ऑर्गेनिक बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे हम। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है कि जितना अच्छा हम ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं मेरे को, उतना अच्छा फिजिकल नहीं ही पढ़ाते होंगे। The lifetime of an electron present n equal to 2 of hydrogen atom is 10 का पावर -8 seconds। ठीक है, मतलब कि उसका जो टाइम है कितना देर तक के लिए रह पाया मेरे में, 10 - 8 सेकेंड तक के लिए रह पाया। कौन सा शेल में? शेल नंबर 2 में। तो शेल नंबर 2 का मेरे भाई हम ऐसा सोचो ना कि लेट्स से मान लो कि इस पॉइंट से ए से बी जाने में, पहले क्वेश्चन को समझो, देखो फिर सवाल बनाने कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। मान लो को ए से बी जाने टाइम लगता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगता है मेरे को, और हम तुमको ना 50 सेकेंड टाइम दे दिए, तुम कितना बार ए से बी चले जाओगे? 5 बार, आना जाना लेकर के 5 बार चले जाएंगे। तो मेरे में एक n इक्वल टू 2 का हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए कि उसका टाइम पीरियड कितना है, यहां से यहां जाने में, एक रिवॉल्यूशन बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। सोचो लॉजिकली क्वेश्चन कि अगर हम ए से बी चलने में इतना टाइम लगा तो 50 सेकेंड में हम 5 बार रिवॉल्व कर गए यहां से यहां। सिमिलरली कि शेल नंबर 2 को पूरा इलेक्ट्रॉन को एक राउंड घूमने में, एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम कहोगे टाइम पीरियड के बराबर 2πr/v। तो हम पूछे कि तुम कितना बार रिवॉल्यूट करेगा, तो तुम कहे कि 50 सेकेंड आप दिए थे, बाई 10 सेकेंड कर दिए जो टाइम पीरियड था इसका। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, जो टाइम दिए और डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड होगा। बस यही करना था, कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं, अब सोच लेंगे ना, अब तो सोच लेंगे इस तरीके से। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2π का वैल्यू नोन है, आर नोन है, लेकिन यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यही गेम हो जाता है। और बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला नोन है, पुट करो यार, चलो पुट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालेंगे मेरे में, 2π का वैल्यू 6.28, आर का 0.3, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 2 है तो 4z का वैल्यू 1 हो गया, एंगस्ट्रॉम में आएगा तो 10 का पावर -10 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z बाई n, z का वैल्यू 1 और का वैल्यू ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लेना, फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला लगा लेना मेरे भाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का केवल आंसर लिख रहे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का केवल आंसर लिख रहे माय डियर स्टूडेंट्स, जो आएगा 8.2 इंटू 10 का पावर 6। यस या नो एक बार चैट पे बताओ, बन जाए कि नहीं बन जाए, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन करना और हमारे पास में इतना टाइम नहीं जो कि कैलकुलेट करेंगे। ये टाइम का शायद वैल्यू आएगा कुछ 12.2 इंटू 10 का पावर 16 आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, बन जाएगा, सबको समझ आया, यस या नो? कितने लोगों को, अंकित को समझ आ गया, श्रुति को आ गया, और ऋषिकेश और जुबैक तो बना ही लिया था, शौबित और स्वीटी। रितु क्लास अटेंड नहीं कर रही क्यों? तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा मेरे भाई। क्या बाकी शौबित और स्वीटी कहाँ है आप लोग? हाँ स्वीटी को समझ में आ गया, तो शौबित क्लास से बाहर है, वेरी गुड। ठीक है, टी कैसे निकला वो समझ नहीं आ रहा है। ये टी, हाँ
ये टी देखो, टी कैसे निकाले हैं। टी जो है देखो टाइम पीरियड में है कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो कभी भी टाइम पीरियड निकालना एक सर्कल का मेरे में कि सर्कल में कितना टाइम लगेगा। तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस डिस्टेंस हो गया ये अपॉन टाइम। एक बार रिवॉल्यूट ए से बी जितना डिस्टेंस एक बार जाने में कितना टाइम लगेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक बार ऐसे घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना रेडियस होगा 2 पाई आर सर्कल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एस इक्वल टू यूटी, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो मेरे में। शौबित Yes. बोलो। हाँ, आई होप आप समझ में। एक बार और सोचना घर में, एकदम लॉजिकल सवाल। ऐसा सोचना कि एक जनरल 5वां क्लास का बच्चा को मिला है ये सब सवाल, ऐसा सोच के बनाओ। ये सब सोचो ही नहीं कि आईआईटी का सवाल बना रहे हैं, दरअसल है भी नहीं है आईआईटी का सवाल। ये सब है 2-3 क्लास का बच्चा लोग बनाता है मेरे भाई, ये सब चीज शायद आप लोग भी बनाए होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई और आपको। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, आज से आपको सीडीपीएस बनाना स्टार्ट कर लेना। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम is 1.09 into 10 का पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। 1.09 आपको स्टार्टिंग से देखे, जहां तक पढ़ाई हो गया होगा वहां तक बना लीजिएगा। आई होप 2-3 सीडीपीएस बन जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज 1.09 into 10 का पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड करना है आपको सरकमफेरेंस। आपको पता है कि सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। निकालो मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा। किस एटम का निकालना है सब कुछ पड़ेगा आपको यहीं पर। बन गया। जिसका बन गया होगा वो बताएगा। हाँ, ये 13 एंगस्ट्रॉम वाला अराउंड कुछ आंसर आएगा। 13 वाला सही लग रहा है मेरे में। 13 वाले के अराउंड आंसर आएगा। सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। तो आर निकालना मतलब कि अगर आर निकाल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो आर का फॉर्मूला में क्या क्या नीड है इससे देखो पहले। एन स्क्वायर बाई जेड, तो यहां पर n का नीड है, z तो नोन है, हाइड्रोजन एटम है। तो n को निकालने के लिए आपको वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी कितना गिवन है, 1.09 इंटू 10 का पावर 6 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z का वैल्यू हो गया 1 और बाई n यहां से n का वैल्यू 2 आएगा। वैसा ही दिए ही ये डेटा कि 2 आए मेरे पर।
ठीक है, तो यहां से अगर n का वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर से रेडियस निकालेंगे, यहां ले जा करके रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/1, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये सॉल्व कर लो तो 0.5 इंटू 2 हो गया तो 2.1 एंगस्ट्रॉम आ गया। यस, रेट आएगा इतना। हाँ 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। तो आर का वैल्यू पुट कर दो 6.28 इंटू 2.12, ये आंसर कुछ आएगा 13.28 है। ठीक है, 13.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। बोला जाता है ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर निहायत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, देख लो एक बार। सर ऑर्गेनिक का बोल रहे थे और भेज देंगे सर वो शॉर्ट रिएक्शन का। मिल जाएगा, ग्रुप में एक दिन मैसेज करना। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, शोभित क्लियर है सब कुछ? यस सर। हाँ माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। देखो ये सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे सीडीपीएस में भी। ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस मेरा क्लास वाला ही मैच कर रहा होगा सीडीपीएस पे। ऑब्वियसली बात है, यही सब कहीं कहीं से उठाया हुआ है क्वेश्चंस, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे में जो कि मैच करेगा। आपको फिर से बोल दे कि आप या तो सीडीपीएस बना या फिर एनआरसी पूरा बना दे, लेकिन कोई भी चीज एनर्जी कैलकुलेशन। एक बार कंफर्म करो कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेड हो गया है मेरे सामने पे। नहीं क्लियर है, तो थोड़ा बफर किया था, अब ठीक है। अभी रुक जाते हैं, तब तक रेड है, थोड़ा हो जाता है, रेड हो जाता है मेरे में, ये हो जाएगा। यहाँ से मामा आपका नेटवर्क ही बता दे सकते हैं कि आप लोगों का कैसा नेटवर्क है। यहाँ पर हमें सब दिखाई देता है मेरे भाई, अभी तक रेडी ही है। कोई लीव कर गया। चलो ब्लू हो गया मेरे भाई। एनर्जी कैलकुलेशन मेरे भाई, एक बात तो सबको मालूम है कि टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सबको पता होता है फॉर्मूला अच्छे तरीके से। काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला सबको मालूम होता है कि हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, सबको ये बात मालूम होता है। मेरे भाई सच सच बताओ तो एक तो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़े कि नहीं हम लोग, रदरफोर्ड के मॉडल पे या बोर्स के एटॉमिक मॉडल दोनों में आया kZe स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो ये आर को कट कर देंगे तो आर बनेगा। तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर की जगह पे kZe स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं, देखते चलना। ठीक है, लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर की जगह पे वही वाला वैल्यूज रख दिए। दूसरा बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे बात करिएगा,
तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, आप लोग चार्जेस के बारे में पढ़े होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच का माइनस साइन भी आता है। कहें तुमको अगर माइनस कहां से आ गया, तो एफ डॉट डीएक्स जब करोगे ना, तो जो आर स्क्वायर नीचे पे है, तो डीआर के साथ में इंटीग्रेशन में वो माइनस सामने आएगा आपका, वो वाला माइनस है ये। तो कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर होगा। तुम बोलो कैसे, तो के Q1 Q2 बाई आर होता है, तो कितना हो जाएगा Q1 ZE और Q2 कितना हो गया E, तो के ZE स्क्वायर बाई आर हो गया। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सत्य है। यहां पर से एक बात और तुमको हम दिखलाना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि तुम यहां पर काइनेटिक एनर्जी को माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख सकते हो। तुम चाहो तो काइनेटिक एनर्जी को माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? तो मेरे भाई टोटल एनर्जी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एनर्जी बाई 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। कि यहां पर से एक लाइन यही कंक्लूड होता हुआ दिख रहा है, जो कि हम यहां पे लिखेंगे मेरे भाई। कैसे लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई, पोटेंशियल एनर्जी जितना भी होगा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहां पे मेरे भाई माइनस माइनस प्लस होगा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गया मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 आएगा। सबको दिख रहा है मेरे भाई? और अच्छा से निहारो तो भाई, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 को ही काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल मास इतना डिवाइड कर देंगे 2 से, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये एक रिलेशन होता है, ये महा इंपॉर्टेंट रिलेशन बोला जाता है। बोलता है कि ये जहां पर भी एनर्जी वाला रिलेशन है, वो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन वैलिड होता है। शायद आपको फिजिक्स वाले सर भी बताए होंगे आपको ये बात। यस सर, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं। हाँ ये वाला हर जगह पे वैलिड होता है मेरे भाई, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। मेरे भाई एनर्जी कंजर्व होता है तो मतलब ये तो वैलिड होना ही है। तो मेरे भाई अब या तो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला से डिराइव कर दो, माइनस हाफ mv स्क्वायर से, या फिर के जेड ई स्क्वायर बाई आर। के का वैल्यू नोन है, जेड तो जेड रह जाएगा, ई तो चार्ज है, और आर का वैल्यू सोचो, तो आर का वैल्यू क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, जेड बाई एन स्क्वायर आएगा। तुम देखो अच्छे तरीके से, तो जेड बाई एन स्क्वायर के जैसा टर्म आता हुआ तुम्हें दिखाई दे एनर्जी वाले फॉर्मूला, अगर अच्छे से पा रहे हो। यहाँ पे एक बात और बता दे आपको, क्वेश्चन यहाँ पर से ऐसे भी पूछा जा सकता है, टोटल 1:2 होगा, 1:2 होगा। मेरे भाई तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई एनर्जी का क्या रेशियो होगा, तो -2:1, -2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा रेड हो गया यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी का इस तरीके से तुम्हारे से रेशियो पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे सामने में। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर ऐसा कर सकते हो मेरे भाई कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mv स्क्वायर, और टोटल एनर्जी को अब हम ई लिखेंगे, टोटल एनर्जी को केवल हम ई लिखेंगे, और माइनस तो माइनस रहेगा, हाफ तो हाफ रहेगा। ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, और वेलोसिटी का वैल्यू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z बाई n का पूरा स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब ये सारे वैल्यूज को पुट करोगे, क्योंकि एसआई यूनिट में था इसीलिए इसका वाला वैल्यूज पुट किए, तो सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद एसआई यूनिट में कुछ वैल्यू आएगा मेरे पास, उस वैल्यू को हम लिख 0.18 इंटू 10 का पावर -18 बचता है।
2.18 into 10 का पावर -18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है जूल्स में, जब हम लोग SI यूनिट में पुट करेंगे जूल्स में। लेकिन मेरे भाई इसको याद रखने के अलावा एक और याद करें हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल होता है। वैसे इसको भी ध्यान पे रखें, कोई गलत नहीं है मेरे भाई, इसको भी याद किया जा सकता है, ठीक है, इसको भी याद किया जा सकता है, ठीक है। पेज को हम हटा रहे हैं, इस पेज को हम हटाना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लिख लिए होंगे यहाँ पर। इस पेज को हम हटा दिए। अब हम जा रहे हैं एक टोटल एनर्जी का और फॉर्मूला होगा मेरे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर आएगा, और ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा। जनरली इसी को यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, वरना उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत नहीं माय डियर, लेकिन जनरली इसको ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर कुछ बात नोट में, नोट मेरे भाई, नोट बना करके, नोट का फर्स्ट पॉइंट, अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें मेरे भाई, अगर हाइड्रोजन एटम ले लें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, N1, तो N इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होगा उसको हम Q1 लिख रहे हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो Z का वैल्यू तो फिक्स हो गया 1, Z इज एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम N इक्वल टू 2 का निकालोगे तो वहां पर देना तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तुम पुट करके लेना, ठीक है। और नहीं भी याद रहे तो पुट से निकल जाएगा मेरे भाई। E3 जब निकालोगे तो ये -1.508 आएगा, हम 5 लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा मेरे भाई। इसी तरीके से 4 सबका निकालते हो, n इक्वल टू अगर इंफिनिटी का निकालोगे तो n का वैल्यू इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0, यानी कि लास्ट वाले क्या है, तुम लोग 0 है सर? हाँ मेरे भाई 0 है, 0 है, यानी बोल सकते हो वहीं पर से स्टार्ट हो रहा है, और की तरफ में जाएंगे तो निगेटिव होगा मेरे, ऊपर से नीचे आएंगे तो निगेटिव में एनर्जी दिखलाई देगा, इसीलिए निगेटिव में है सारा वैल्यू। ये ऊपर चलते हैं तो वेक्टर का रूल होता है पॉजिटिव, नीचे चलते हैं तो नीचे चलेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसीलिए सारा वैल्यूज आपका निगेटिव, वैल्यू आपका निगेटिव में है। हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब Z1 हो जाता है। आगे बताएंगे मेरे भाई, ये दो शेल्स के बीच का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इस दोनों के बीच का 3.4 और 1.5, ये 1.1 आएगा मेरे भाई, 1.1 आएगा, 2.1 आएगा लगता है, डेढ़ और डेढ़ 3 हो गया ना, 1.9 आ रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी का भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बोलेगा सर 1 से 3 के बीच का गैप कितना है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 से 3 के बीच का गैप कितना है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये कैसे निकाले, तो ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ उससे निकाल रहे हैं। आई होप ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़े होंगे, तो ये सब कुछ आता भी होगा आपको। चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। एक चीज देखो यहाँ पर, अब हम शेल्स को ना लाइन के अलॉन्ग दिखला रहे हैं, ये तो होगा सर्कल पे ही, स्फेरिकल ही शेप का होगा, लेकिन हम लाइन पे दिखला रहे हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, हम ज्यादा नहीं दिखला रहे, बस आपको केवल समझाने के लिए दिखला रहे हैं मेरे भाई। इस दोनों के बीच का एनर्जी जो डिफरेंस है शेल नंबर 1 और 2 के बीच का, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सच सच बताना मेरे भाई, हमको यहां 1 का एनर्जी ज्यादा कम है, का एनर्जी उससे ज्यादा है, बढ़ रहा है। 1 से 2 में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो मेरे भाई
अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में है और उसको हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी दे दिए, कितना दे दिए? शेल नंबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी दे दिए, तो वो कहां पे रहेगा? तो बताएगा हमें 1 में ही 1 में ही रहेगा, रहेगा। क्योंकि मेरे भाई वो जाके गिर जाएगा वापस। तो हमें मिनिमम कितना देना पड़ेगा 2 में ले जाने के लिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में है तो उसको अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब जाकर के शेल नंबर 2 पे जाएगा। तो लिखो नोट पॉइंट नंबर 2 पे लिखो, हम लिखवा रहे हैं। नोट का पॉइंट नंबर 2 में लिखो, when 10.2 electron volts of energy is given, when 10.2 electron volt of energy is given to electron present in shell number 1, to electrons present in shell number 1, to electrons present in shell number 1, कॉमा दे करके लिखना, its energy become ऐसे करके लिखना। मेरे भाई शेल नंबर 1 का एनर्जी 13.6 था, उसमें से तुम कितना दे दिए? देने का एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव में केमिस्ट्री में लिखा जाता है, तो -13.6 प्लस 10.2 इक्वल टू ऐसे करके ही लिखना -3.4, -13.6 प्लस 10.2 इक्वल टू -3.4, कॉमा दे करके लिखना। hence it will reach n equal to 1, hence it will reach n equal to 2, hence it will reach n equal to 2। इसके बाद का पॉइंट लिखना, इसी तरीके से जैसे हम लिख रहे हैं 10.2 वोल्ट एनर्जी when 12.1 electron volt, when 12.1 electron volt energy is given to electrons present in shell number 1, its energy becomes, और ऐसे करके लिखना -13.6 प्लस 12.1 इक्वल टू -1.5, और लिखना hence it will reach n equal to 3, hence it will reach n equal to 3। आई होप ये लाइंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ लो, अदरवाइज अगर क्लियर है तो एक बार लिखो यस सब कुछ क्लियर है। सर जब 3 से 1 में आएगा तो नेगेटिव में फिर एनर्जी रिलीज होगा ना? हाँ, तो उस टाइम में रिलीज होगा। निगेटिव में अगर एनर्जी मिलने का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड होता है। सर एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर दीजिएगा। When 12.1 electron volts energy is given to electrons present in shell number, its total energy becomes, ये वाला लाइन लिख लेना, -13.6 प्लस 12.1 इक्वल टू -1.5, कॉमा देके लिखना hence it will reach n equal to 3, hence it will reach n equal to 3। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई मेरे भाई। हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे -13.6 Z² / n², और बार बोलना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये फॉर्मूला आया है। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, कभी भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना होता है। ये शेल नंबर कुछ है मेरे में,
ठीक है, ये लोअर एनर्जी शेल है, मतलब अंदर वाला है एनर्जी शेल है। और मेरे भाई ये N1 है, N1 बोल रहे हैं, इसको हम N2 बोल रहे हैं। ये कौन सा शेल है? हो सकता है ये 1 होगा, ये 2 होगा, हो सकता है ये 1 होगा, हो सकता है ये 3 होगा। ये हायर एनर्जी शेल है, ये हायर एनर्जी शेल है। तो अगर लोअर से हायर में जाएगा मेरे भाई, तो उस टाइम में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस टाइम में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये हायर से लोअर पे आएगा, ये हायर से लोअर पे आएगा, तो उस टाइम में ये एमिट करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये हायर से जब लोअर पे आएगा मेरे भाई, तो उस टाइम में एनर्जी क्या होगा? रिलीज करेगा। इसीलिए एरो आप देखेंगे इधर निकल रहा है एनर्जी, इधर ये ले रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी NH शेल का एनर्जी लिखने का ये है, तो N1 का एनर्जी भी नोन होगा और N2 का एनर्जी भी नोन होगा। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, इस पर बात करना है मेरे में। तो उसको हम डेल्टा ई लिख रहे हैं, यानी कि जो रिलीज होगा EN2 माइनस EN1। हम केवल मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बात कर रहे कि रिलीज होगा तो माइनस में आएगा, ये प्लस में होगा, नहीं। हमको तो पहले से मालूम है कि हायर से लोअर पे आएगा तो रिलीज होगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, यानी कि वहां पर एब्जॉर्ब होगा। ये सबको बात मालूम है, सबको बात मालूम है। तो हम केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, उस मैग्नीट्यूड को भी केवल ई से लिखेंगे। तो कितना माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब सर ऐसा होगा कि -36 को कॉमन ले लीजिए, तो हम 13.6 कॉमन ले लीजिए, दोनों एटम सेम होगा तो Z² सेम हो जाएगा। तो इसका वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो पहले हम 1/N1² माइनस 1/N2² बनेगा कि नहीं बनेगा? जो तुम लोग याद करके भी रखा कि जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है शेल्स के बीच का, वो होता है 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। हमेशा N1 लोअर एनर्जी शेल हो और N2 हमेशा हायर एनर्जी शेल होगा। N1 हमेशा लोअर एनर्जी शेल होगा और N2 हमेशा हायर एनर्जी शेल होगा, और ये भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा। कोई बोलेगा हम जूल में निकालना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये 13.6 भी बदल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 में, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम कन्वर्ट करके बता चुके हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है मेरे भाई, जूल्स में। तो आई होप ये लाइंस क्लियर होगा। और मेरे भाई ये जो रेडिएशन जो वेवलेंथ का एमिट करेगा, ये जो रेडिएशन एमिट करेगा, हम जू वाला में लिख रहे हैं, ये आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। जूल अचानक से क्या है, क्योंकि SI यूनिट में अभी हम लैम्डा वाला पे बात करना चाहते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसका वेवलेंथ रेडिएशन का क्या होगा? तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? hc/λ, चाहो तो डेल्टा ई लिख दो। hc/λ, h का वैल्यू नोन है, c का वैल्यू नोन है, ये सारे वैल्यूज नोन है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। तो मेरे भाई यहाँ पे hc को इधर लेते चले जाइए, 1/λ का एक फॉर्मूला बन के मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसको RH से लिखा जाता है, रीडबर्ग कांस्टेंट RH से लिखा जाता है Z²। ये सब HC और ये सब वैल्यूज जो है मिल जाएगा। Z तो Z² 1/N1² माइनस 1/N2², ये आ जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे भाई इसी को वेव नंबर भी कहते हैं। हाँ, आपको ये बात बताना चाहिए, ये रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.1 इंटू 10⁻7, और ये मीटर इनवर्स होगा, क्योंकि ये सारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, नंबर से ये सारे। लैम्डा का मीटर होगा, रीडबर्ग कांस्टेंट का मीटर इनवर्स होगा। ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तुम कहोगे ये वैल्यू कहां से आया है? तो h का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
वही वैल्यू को एक नया कांस्टेंट रीडबर्ग्स बताए थे, इसको रीडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है, रीडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। किसी को किसी भी टाइप का डाउट्स है तो वो बोलो, अदरवाइज हम आगे मूव करना चाहते हैं। कोई डाउट नहीं है मेरे भाई, सिंपल सिंपल डेरिवेशंस हैं। ठीक है, बोर्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यस यहीं पर नहीं देख रहे हो सारा फॉर्मूला आ रहा है और एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहीं से आता है। तो आपको मेनली कितना फॉर्मूला याद करना है, रेडियस का, दूसरा वेलोसिटी का, बाकी तो अपने आप हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब अपने आप हो जाएगा। और तीसरा एनर्जी का याद करना है, और एनर्जी का याद हो गया तो लैम्डा वाला भी फॉर्मूला आपको याद हो गया मेरे में। तो टोटल अब तक 4 ही फॉर्मूला आए हैं और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स है, यानी कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करना। ठीक है, एक छोटा सा बात और करेंगे मेरे भाई, छोड़ दे क्या, कितना पेज आगे पढ़ा लिया हम, 1 2 3 4 5 पेज हो गया पढ़ाई वैसे। ठीक है, 10 पेज हो गया पढ़ाई, छोड़ दे क्या। श्रुति का जवाब ना है, मतलब उसका कहना है कि अभी पढ़ाइए सब थोड़ा देर और। तो चलो, अगर एक स्टूडेंट भी पढ़ना है, हम कुछ नहीं बोले सर। ठीक है। तो क्लास ऑफ करें। एक छोटा सा बात रह गया था, आयोनाइजेशन एनर्जी बता दे क्या, बता दीजिए। सर अब आप डिसाइड कर ही लिए कि बताना है तो फिर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ भेज दे क्या आप लोग को, वैसे ही बनेगा तुम लोग से भी। अच्छा, तुम लोग तब तक के लिए सीडीपीएस बनाओ, तब तक के लिए तुम लोग सीडीपीएस बनाओ माय डियर